बेटे और बहू के व्यवहार से मजबूर होकर महेश जी को वृद्धाश्रम में जाकर रहना पड़ा। वह तो इधर उधर भटक रहे थे और किसी ने उन्हें वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया, वरना वह आज भी इधर उधर भटक ही रहे होते। जब वह वृद्धाश्रम पहुंचे तब कुछ दिन तक तो वह एकदम गुमसुम से शांत रहते थे। धीरे धीरे उनके वहाँ भी दोस्त बन गए और अपना सुख दुख बांट लिया करते थे। मन में उदासी, आंखों में नमी और जिंदगी में खालीपन लिए महेश जी वृद्ध आश्रम के कमरे में बैठे हुए हैं। महेश जी अभी महीने भर पहले ही वृद्धाश्रम में आए। उनका इधर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। बार बार अपने परिवार को याद कर रहे हैं, अपने पोते को याद कर रहे हैं। वह अपने मन से पोते के मोह को निकाल ही नहीं पा रहे हैं। उनकी आँखों की नमी छलक कर उनके गालों पर गिर जाती है। अपने परिवार को बहुत याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि किस हालात में वृद्धाश्रम के लोगों ने उनका रेस्क्यू किया था। उस दिन को आज भी नहीं भूल पा रहे हैं और सोचने लगते हैं, जरा सी तो बात थी जो बेटे और बहू ने घर में इतना कलेश कर दिया। और उस दिन को याद करने लगते उनका बीपी ऊपर नीचे हो रहा है। मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तो बेटा गुस्सा होकर कहने लगता है, तुम्हारा तो जरा जरा सी बात पर बीपी ऊपर नीचे होने लगता है। अरे तो क्या रोज रोज तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे? और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि तुम्हारे ऊपर इतने पैसे खर्च कर पाएं। और तुम तो घर पर बिल्कुल निठल्ले बनकर बैठ गए हो, कुछ भी नहीं करते हो। तुम्हारा खाना पीना सब कुछ हम ही देखते हैं, ऊपर से दवाइयों का खर्चा कर लेते हैं। बेचारे महेश जी अपने बेटे की बात सुनकर अपने कमरे में आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही पोता आता है और कहता है, दादाजी मैं मम्मी पापा के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ, हम लोग बाहर से खाना खाकर आएंगे। मम्मी ने कहा है आपके लिए सुबह की 2 रोटी रखी हैं, चाय के साथ खा लेना। और बेटे बहू मूवी देखने के लिए निकल जाते हैं। महेश जी को यह बात बहुत खटकती है कि मेरे लिए तो बेटे के पास ना ही पैसे हैं और ना ही समय, लेकिन अपने लिए पैसे भी हैं और समय भी है। 3 से 4 घंटा मूवी देखने में लगा देगा, लेकिन मुझे घंटे भर के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता है। इसी बात को सोचते रहते हैं। तब तक रात के 1 बजे का समय हो जाता है। उनका बेटा करण और प्रियांशी भी घर पर आ जाते हैं। पोता तो रास्ते में ही सो गया था, इसलिए करण कमरे में उसको जाकर लेटा देता है। महेश जी अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा तुमने तो कहा था तुम्हारे पास समय ही नहीं, लेकिन तुम्हारे पास पिक्चर देखने के लिए 4 घंटे का समय है। अपने बूढ़े बाप को डॉक्टर के पास ले जाने का समय नहीं है। महेश जी का इतना कहना था कि बेटे ने अपने पिता के गाल पर 2 थप्पड़ लगातार जड़ दिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने की? अपना कमाता हूँ, अपना खर्च करता हूँ, तुम्हारी तरह घर में बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता हूँ। और मेरे ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश मत करो। चुपचाप से कोने में पड़े रहो, नहीं तो इस घर से निकाल दूंगा। इतना पिता का अपमान करके करण अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है, लेकिन महेश जी तो अपने बेटे द्वारा दिए गए अपमान से अंदर से बिल्कुल टूट गए थे।
इतना अपमान सहकर भी एक मूर्ति की तरह खड़े के खड़े ही रह गए कि उनके बेटे ने उनके साथ क्या किया, यही सोच सोचकर उनके आँखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि मानो अभी के अभी धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। उनसे अपने बेटे द्वारा दिया गया अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा है और उसी रात को कंबल और एक चटाई लेकर घर से निकल पड़ते हैं कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। अब तो बेटे ने सारी हदें पार कर दी। एक बार हाथ उठाया है तो अब तो इसकी बार बार की आदत पड़ जाएगी। इससे अच्छा है कि अब मैं घर ही त्याग दूं। अब इस घर में रहना मेरे बस की बात नहीं है। इतना अपमान अब मैं नहीं सह सकता। और वह अपना कुछ ज़रूरी सामान ले करके घर से निकल जाते हैं। सर्दियों की कड़कड़ाटी ठंड में सड़क के किनारे बनी बेंच पर दिन काटते हैं। रात में वहीं कंबल और चटाई बिछाकर सो जाते हैं और थोड़े बहुत उनके पास पैसे होते हैं, उससे कुछ खरीद करके पेट भर लेते हैं। लेकिन बेटे या बहू ने उन्हें ढूंढने की एक बार भी कोशिश नहीं की। उनके पास तो फ़ोन भी था, लेकिन बेटे और बहू में से किसी ने भी उन्हें फ़ोन नहीं करने की ज़रूरत समझी कि एक बार अपने पिताजी को फ़ोन करके ही पूछ लूं कि आप तो 2 दिन से कहाँ हो। वह तो यही चाहते थे कि वह उनके घर को छोड़कर निकल जाएं। मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हैं। वैसे भी घर बैठे बूढ़े बाप बच्चों के लिए तो बोझ ही होता है। अगर बाप कमाऊं है तो बेटे थोड़ा बहुत घर में रख भी लेते हैं, लेकिन अगर बुढ़ापे में बाप के पास पैसे नहीं हैं तो बेटे को अपने बाप को रखना, 2 वक्त का खाना देना बोझ के जैसा लगने लगता है। महेश जी की तबीयत तो पहले से ही खराब थी। उनका बीपी ऊपर नीचे होता रहता था और शुगर की भी प्रॉब्लम थी। 4 दिन से ढंग से खाना भी नहीं खा रहे थे। तबीयत बहुत खराब हो गई। बेहोश होकर सड़क किनारे गिर पड़े। तभी अचानक से वृद्ध आश्रम वालों की नज़र उन पर पड़ी तो वह उनको अपने वृद्ध आश्रम में लेकर आ गए। महेश जी की हालत इतनी खराब थी कि उनको 4 दिन तक वृद्ध आश्रम वालों ने अस्पताल में एडमिट रखा। तब जाकर उनकी तबीयत में कुछ सुधार हुआ। वृद्धाश्रम वालों ने बहुत अच्छी तरह से उनकी केयर की। धीरे धीरे वह वृद्धाश्रम की और भी एक्टिविटी में भाग लेने लगे। सुबह जाग कर के वक्त पर जाते थे। उधर उनके कुछ दोस्त भी बन गए जो उनके ही उम्र के थे। फिर सुबह सारे बुजुर्ग मिलकर के योगा करते थे। सभी साथ में चाय नाश्ता करते थे और अपनी अपनी आप बीती सुनाते थे। शुरू शुरू में तो महेश जी को वृद्ध आश्रम में अच्छा नहीं लगता था। बड़ा ही सूनापन लगता था। अपने घर की बहुत याद आती थी, जहाँ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी काटी, जिसको उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से बनवाया था। लेकिन आज बेटे ने उस घर में एक एक रोटी के लिए भी तरसा दिया। उनके बेटे ने अपने पिता के साथ इतना गलत व्यवहार किया। अब धीरे धीरे उन्हें वृद्धाश्रम में अच्छा लगने लगा था और सभी लोगों की बातें सुनकर उन्हें इतना तो समझ आ गया था कि बुढ़ापे में किस तरह से रहना है, अपने बैंक बैलेंस को कैसे संभालना है। महेश जी वृद्ध आश्रम के पार्क में अपने दोस्त रामदयाल जी के साथ बैठे थे। रामदयाल जी महेश जी से पूछते हैं, दोस्त आप करते क्या थे और आपकी पत्नी कहाँ हैं? तो महेश जी कहते हैं कि मैं एक कंपनी में काम करता था
और मेरी पत्नी मुझे 25 साल पहले ही छोड़कर चली गई थी। मेरी एक ही औलाद है, मेरा बेटा करण। मैं बिन माँ के बेटे को बहुत अच्छे से पाला पोसा, कभी किसी भी चीज़ से उसकी माँ की कमी महसूस होने नहीं दिया। खूब अच्छे से पढ़ाया लिखाया, जी तोड़ मेहनत करके पैसे कमाए ताकि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन जाएगा, बहुत अच्छी नौकरी करेगा तो मेरा भी बुढ़ापा संवर जाएगा। फिर बाद में मैं बेटे बहू और नाती पोतों के साथ अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार लूँगा, क्योंकि मेरी पत्नी तो मुझे जीवन के शुरुआत में ही छोड़कर चली गई थी। पूरी ज़िंदगी अकेले ही काटी थी। सोचा था बेटा बड़ा होगा, घर में बहू आएगी, पोता पोती होंगे, मेरा घर फिर से हरा भरा हो जाएगा, तो फिर बुढ़ापा तो कम से कम अच्छे से कटेगा। यही सब अरमान लेकर के मैंने अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया। मेरा बेटा भी एक अच्छी नौकरी करने लगा था, उसकी शादी भी हो गई, घर में एक पोता भी है। फिर मेरी तबीयत कुछ खराब रहने लगी, इसलिए मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी है और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी छोड़ दिया। मुझे शुगर और बीपी की प्रॉब्लम थी। सोचा चलो अब बेटा तो कमाने लगा है, मैंने तो पूरी ज़िंदगी कमाया है, बेटे पर लगाया। 6 महीने बाद ही घर में हर छोटी बड़ी बात के लिए कलेश होने लगा, पैसों के लिए कलेश होने लगा। मैं अपने बेटे बहू से अपनी दवाइयों के लिए भी पैसे मांगता तो वह मुझसे झगड़ा करने लगते थे और कहते घर में वह बोझ बनकर बैठे हैं, कुछ करते क्यों नहीं हो, कुछ करो धरो, अभी तुम इतने बूढ़े नहीं हुए हो कि घर में हाथ पर हाथ रख कर बैठे हो। जाओ पैसे कमाओ और पैसे कमा करके हमें दो। अब बुढ़ापे में मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, बेटा मेरी दवाइयाँ भी समय पर नहीं लाता था, मुझसे काम नहीं होते थे। जैसे ही मेरा बीपी ऊपर नीचे होता था, मेरे हाथ पैर कांपने लगते थे, लेकिन मेरा बेटा तो यह बात समझने के लिए तैयार ही नहीं था और पैसों को लेकर ही एक दिन घर में झगड़ा हो गया, जिस वजह से बेटे ने मुझे 2 थप्पड़ लगाए। तो मैंने सोच लिया कि मैं घर में बेशर्म की तरह नहीं रहूँगा और मैं घर से बाहर निकल आया और अब इस वृद्धाश्रम में हूँ। जिंदगी भी क्या खेल दिखाई है मेरे दोस्त, पता नहीं चला। पहले तो मेरी पत्नी को भगवान ने अपने पास बुला लिया और अब बुढ़ापा वृद्ध आश्रम में काट रहा हूँ। एक दिन वृद्ध आश्रम के सभी लोग खाना खाकर बैठे थे, तभी न्यूज़पेपर सुनते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन लग गया है। महामारी की वजह से सारे स्कूल बंद हो गए हैं और स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो महेश जी को दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि वह कंपनी में काम करने से पहले स्कूल में पढ़ाते थे। ऑनलाइन क्लासेस में तो स्कूल में जाकर भी नहीं पढ़ाना पड़ता, स्कूल की तरह खड़े रहकर भी नहीं पढ़ाना है, घर पर ही बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बस फ़ोन पर बच्चों को पढ़ा कर सकते हैं। उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, वह 2 से 3 स्कूलों में अपना ऑनलाइन रिज्यूम बनाकर भेज देते हैं और एक स्कूल में उनको अंग्रेजी के टीचर के नियुक्त कर लिया जाता है। अब उनको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए अच्छे खासे पैसे भी मिलने लगे। वह सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक अपने फ़ोन से ऑनलाइन क्लासेस कर बच्चों को पढ़ा रहे थे। अब हर महीने 30,000 रुपये कमाने लग गए थे और अपने सारे खर्चे खुद ही निकालने लगे, बल्कि कुछ पैसे तो वृद्धाश्रम में दान देने लगे, जिससे बाकी लोगों की सहायता हो सके, क्योंकि यह
बुढ़ापे में इतनी ज़रूरत तो उनकी थी नहीं कि इतना सारा पैसा खुद पर खर्च कर सकें। लेकिन एक दिन बेटे बहू को इस बात का पता चल जाता है कि पिताजी फिर से पैसे कमाने लगे हैं, फिर से पढ़ाने लगे हैं और इतने पैसे वह कहाँ खर्च करते होंगे। इसलिए किसी तरह से अपने पिताजी को ढूंढ निकालते हैं। कुछ समय महेश जी का जन्मदिन होता है। दोनों बेटे बहू केक लेकर महेश जी के पास वृद्धाश्रम पहुंच जाते हैं और कहते हैं, पिताजी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आज आप 70 साल के हो गए हैं। आपका पोता आपको बहुत याद करता है। अब आप घर चलो, आप बहुत रह लिए वृद्ध आश्रम में, अपने बेटे के घर चलो, हम इधर ही आपको रखेंगे, हम आपको लेने आए हैं। महेश जी अपने बेटे बहू की बातें चुपचाप सुनते रहे, कुछ नहीं कहते हैं। तो बेटा फिर से कहता है, आप हमारे साथ चलिए पापा, हम आपको लेने आए हैं। लेकिन महेश जी बहू के साथ जाने से साफ साफ इनकार कर देते हैं। बेटे बहू अपना मुंह लेकर घर वापस लौट जाते हैं। लेकिन महीने बाद ही महामारी की वजह से बेटे की जॉब चली जाती है। अब घर में खर्चे के लिए भी लाले पड़ जाते हैं। पति पत्नी में आपस में बहुत सारे झगड़े होने लगते हैं। जो भी रखे हुए पैसे होते हैं 2 से 3 महीने में ही खर्च हो जाते हैं और दूसरी जॉब भी इतनी जल्दी मिलती नहीं है। तो वह बहू बेटे फिर से भागकर अपने पिताजी के पास आते हैं और रोते हुए कहते हैं, पिताजी मेरी जॉब चली गई है, घर में बहुत सारे खर्चे होते हैं, अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, बेटे के स्कूल की फीस भी नहीं दी है, खाने पीने का भी खर्च होता है। आप तो पैसे कमा रहे हैं तो कम से कम आप तो हमें पैसे दीजिए। आप नहीं देंगे तो कौन देगा? हम आपके बच्चे हैं। अपने बच्चों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है? आपके बच्चे परेशान हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और आप अपने ही पैसे बच्चों को देने के बजाय वृद्ध आश्रम में दे रहे हैं। कैसे बाप हैं? आपको जरा सी दया नहीं आई अपने बेटे बहू और पोते पर? बेटे की बातें सुनकर महेश जी अपनी कुर्सी से उठते हैं और वृद्धाश्रम के सभी लोग भी उधर ही बैठे होते हैं। महेश जी अपनी कुर्सी से उठते हैं और अपने बेटे करण के मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ देते हैं और कहते हैं, बेटा तुझे आज याद आ रहा है कि तेरा एक बाप भी है, तेरे बाप के तेरे प्रति कुछ फर्ज भी हैं। तेरे पास पैसे नहीं हैं तो मुझसे पैसे मांगने के लिए आ गया। तू आज मुझे मेरा फर्ज याद दिला रहा है। और उस दिन क्या हुआ था जब तूने मुझे डॉक्टर के पास ले जाने से मना कर दिया था? क्या हुआ? तेरा फर्ज नहीं था? अरे तूने एक बाप का जितना अपमान किया है ना, उतना कोई भी नहीं करता है। कितने अरमानों के साथ मैंने तुझे पाला था, पूरी जिंदगी की कमाई मैंने तुझ पर लगा दी और तूने क्या किया मेरे साथ? मुझे मेरे ही घर से थप्पड़ मारकर बाहर निकालने के लिए मजबूर कर दिया और आज जब तुम्हारी जॉब चली गई है, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो कह रहे हो कि मेरा फर्ज बनता है अपने बच्चों को देखना। क्या बच्चों का फर्ज नहीं बनता है अपने बूढ़े माँ बाप को देखना, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करना, बुढ़ापे में उनके लिए दवाई लाना? बड़ा आया मुझे ज्ञान देने वाला। अभी के अभी वृद्ध आश्रम से निकल जाओ, नहीं तो पुलिस को फ़ोन करके तुझे अपने पिता के साथ मारपीट करने के जुर्म में गिरफ्तार करवा दूंगा। अब दोनों पति पत्नी अपने
पिताजी से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो आपके साथ किया है आइंदा से ऐसा नहीं होगा। मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हो रही है, इस कारण मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। लेकिन महेश जी नहीं माने और बेटे और बहू को अपना सर झुकाकर वहाँ से जाना पड़ा। अब बेटे और बहू के जीवन में बहुत परेशानी थी, जिस कारण वह अपने किए पर बहुत पछता रहे थे। तो दोस्तों, महेश जी ने अपने बेटे और बहू के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।